से वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। हम जो अध्याय 7 पढ़ रहे थे उसका अंतिम जो वीडियो है वो लेकर आई हूँ। आज जो हम चर्चा करेंगे, हमने चर्चा की कि पारंपरिक सुरक्षा का पारंपरिक धारणा क्या थी, तरीका क्या था, अपारंपरिक जो विचार है, जो धारणा है वो क्या थी, उसके लिए खतरे के नए स्रोत क्या थे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि जो पारंपरिक वो है सहयोग मूलक सुरक्षा, यानी ये जो अपारंपरिक धारणा है उसके अंतर्गत कोई एक राष्ट्र, कोई एक देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, सहयोग की आवश्यकता है। और सभी देश जब मिलकर सहयोग करेंगे तभी सुरक्षा संभव है, क्योंकि सुरक्षा का अब दायरा बदल गया है, व्यापक हो गया है और प्रकृति भी बदल गई है ना। पहले जो खतरे थे वो अब पलट के दूसरे खतरों में परिवर्तित हो गए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि सहयोग मूलक सुरक्षा जो है वो संघर्ष, सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की आवश्यकता है। यानी अब सुरक्षा के लिए सैन्य बल की आवश्यकता नहीं है बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। पहले क्या करते थे, उसके लिए सैनिक शक्ति इकट्ठी करते थे या गठबंधन करते थे जिससे कि राष्ट्र की रक्षा हो सके, ठीक है। पर अब वर्तमान में क्या कर रहे हैं, सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। सभी राष्ट्रों अलग अलग गठबंधनों में बन रहे हैं, चाहे आसियान हो, यूरोपीय संघ हो, सार्क हो, ये क्षेत्रीय संगठन बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे दो देश मिलकर भी सहयोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय संगठन भी हो सकता है, महादेशीय संगठन भी हो सकता है और विश्व स्तरीय संगठन भी हो सकता है। तो क्षेत्रीय संगठन बहुत सारे हो गए हैं, आसियान है, दक्षिण से आपका सार्क है, G20 है ना। और अगर विश्व स्तर की बात करें हम, तो विश्व स्तर पर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रहा है इसको। तो कहने का अर्थ है सहयोग के द्वारा ही इन समस्याओं से सुलझा जा सकता है, क्योंकि गरीबी हो, भूखमरी हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, आतंकवाद हो, ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। एक आतंकवादी एक देश में क्राइम करके दूसरे देश में बैठ जाता है, छुप जाता है और तीसरे देश को भी नुकसान पहुंचाता है। तो एक आतंकवादी ऐसा नहीं कि एक ही देश को नुकसान पहुंचाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये समस्याएं बहुत व्यापक है। चाहे मानव अधिकारों की बात हो तो इसको लेकर बहुत सारी संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व बैंक है, मुद्रा कोष है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कई NGOs हैं, ये सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ये समस्या सुलझने की संभावना है और इस पर कार्य किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत व्यापक है कि सभी लोग सामाजिक आर्थिक असमानता को खत्म कर देंगे, स्वास्थ्य के स्तर में बिल्कुल बराबर से पर्यावरण को उच्च बना देंगे। ये बहुत काल्पनिक बातें हैं, आदर्श बातें हैं, पर जब तक विचार नहीं किया जाएगा, प्रयास नहीं किया जाएगा तो उनको पा नहीं सकते। फिर मैं उसी बात के ऊपर आगे चलूँगी कि ये स्वर्ग में ना पहुँचे तो कोई बात नहीं, पर नर्क में जाने से तो कम से कम हमें बचना चाहिए। तो ऐसे उपाय करना चाहिए कि हम जिस स्थिति में हैं वो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति में ना पहुँचे, मानव सभ्यता बची रहे और विकास की दिशा में हम आगे बढ़ते रहें। तो इसी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और उसके लिए वर्ल्ड बैंक हुई, आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस है ना, यूनिसेफ, ये सारे यूनेस्को, ये सारे मिलकर प्रयास करेंगे तभी पर्यावरण को, पूरी मानव समुदाय को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है या उस दिशा में एक कदम बढ़ाया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ। भारत ने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनी लागू कर रखी है सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने देश के नागरिकों को। तो चूंकि भारत प्रारंभ से ही, जैसे ही स्वतंत्र हुआ, अपने पड़ोसी देश के साथ संघर्ष में घिर गया था। तो जैसे कि 1947, 48, 65 है ना, 71 और 99 का कारगिल युद्ध। तो ये सारे युद्धों के कारण भारत को ये लगा कि सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा पहले जरूरी है। तो पहली जो रणनीति थी उसकी है सैन्य क्षमता मजबूत करना। इसी क्रम में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में भारत ने पोखरण में फिर परमाणु परीक्षण किया और परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र का दर्जा उसे मिल गया। तो ये आवश्यक था। आज भी भारत जो है विदेशों से बहुत सारा सैन्य क्षमता आयात कर रहा है। रूस उसमें सबसे बड़ा निर्यातक देश है और जस्ट अभी 29 जुलाई को हमारे यहाँ राफेल की पूरी खेप आई है। तो ये सुरक्षा के लिए, क्योंकि जैसी वर्तमान परिस्थितियाँ बन रही थी, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना हमारे ऊपर नज़र गड़ाए बैठा रहता है और 1962 में उसने जो हरकत की थी धोखे से, वो अब दोबारा पुनरावृत्ति की
सोच भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं अभी देखो गलवान घाटी पर उसको बैकफुट में आना पड़ा और उसने अपनी सेनाएं पीछे ले गया, क्योंकि भारत 1962 का भारत नहीं है, भारत अब 2020 का भारत है और बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए भारतीय सरकार जो है काफ़ी कुछ खर्च करती है अपनी सैन्य व्यवस्था के ऊपर, आधुनिक बनाने के लिए, उसको आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए काफ़ी कुछ खर्चा करती है। तो पहला जो रणनीति है वो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। दूसरी है अपने हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को संरक्षण। जिसका अर्थ होता है कि ये तो चलो ठीक है, हम बन गए अपने आप में कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन विश्व स्तरीय खतरों से निपटने के लिए एक देश का पूरा होना काफ़ी नहीं है। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए। और भारत अपने हितों के संरक्षण के लिए प्रारंभ से ही युद्ध को टालने की बातें करता रहा है, सैन्य गठबंधनों से दूर रहा है, गुटनिरपेक्षता की नीति उसने अपनाई थी और गैर औपनिवेशीकरण पर उसने कि कोई भी अब ऐसा ना हो कि कोई और देश को साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की चुंगल में जाए, उसका पैरोकार किया है। और निशस्त्रीकरण, भेदभाव, बिना भेदभाव के निशस्त्रीकरण लागू करने पर भी वो समय समय पर प्रयास करता रहा है। भेदभाव मूलक नहीं होना चाहिए, गैर भेदभाव मूलक जो संधियाँ हैं उनके लिए भारत सदैव तैयार है। उसके अलावा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने, जिसमें 160 देशों में वो भी शामिल था। और ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर संधि हुई थी कि कैसे तापमान की वृद्धि को कम किया जाए, वैश्विक तापमान में वृद्धि को जो है कम किया जाए। तो इस पर भी भारत काम कर रहा है और पूरे विश्व समुदाय को अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। अगला तीसरा है देश की अंदरूनी सुरक्षा। तो भारत जो है, भारतीय सरकार जो है पूरा प्रयास करती है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत बनी रहे और समय समय पर चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो या और जो राष्ट्र हैं जो अलगाववादी उग्रवादी गतिविधियों में संलग्न हैं, उनको जो है बहला फुसलाकर, समझा बुझाकर और अन्य ऐसे साधनों से कि जिससे हिंसा ना हो, वहाँ आम नागरिकों को नुकसान ना हो। और चूँकि उन राज्यों के जो नागरिक हैं जो ये कर रहे हैं वो भी भारत के ही नागरिक हैं, तो भारत की ये नीति रही है कि बिना रक्तपात और हिंसा के बातचीत के द्वारा इनको जो है पटरी पर लाया जाए और देश को टूटने से बचाया जाए। तो अभी तक जो कि कश्मीर इतना बड़ा समस्या थी हमारे सामने वर्षों से, जब ये जन्म हुआ भारत का तब से वो समस्या थी, तो उसको भी पिछले साल जो है धारा 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, जिससे कि अलगाववादी शक्तियाँ वहाँ कम हुई हैं, पाकिस्तान का समर्थन कम हुआ, क्योंकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के सीधे नियंत्रण में है। तो इस तरह से अब ज़्यादा अच्छी दृष्टि से भारत अपने उस प्रदेश को निगरानी कर सकता है, उसमें विकास की कार्रवाई कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जब आंतरिक परिस्थितियाँ अपनी सुदृढ़ होंगी, सामाजिक आर्थिक विकास उच्च स्तर का होगा, तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि जब आक्रोश होता है जनता में, उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तब असंतोष पैदा होता है और अलगाववादी शक्तियाँ उनमें घी का काम कर देती हैं। तो भारत ये कोशिश कर रहा है। आप उत्तर पूर्व के जो राज्य हमारे कटे हुए थे उन पर भी अब बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, पुल बना दिए गए हैं, आवागमन सुचारू कर दिया गया है। और अब जो भारत में नेटवर्क, जहाँ कभी फ़ोन पे बात नहीं होती थी, तो वहाँ अब बढ़िया आराम से नेट चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें विकसित हुई हैं। कहने का अर्थ है भारत अपने विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, जिससे कि सुरक्षा को बहुत अच्छे मजबूत बनाया जाए और हमारी बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हो। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे और खुशी की बात यह है कि हम अब इतनी स्पीड से ये वीडियो डाली है कि अब हम बराबर से चल रहे हैं। जो हमारा भोपाल का जो संचालनालय का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम चल रहे हैं। तो 7वां अध्याय जो मैंने देखा था सिलेबस, 14 तारीख तक ये 7वां अध्याय जो हम आज पढ़ रहे थे यही सब पढ़ाया जाना था, तो जो आज हम पूरा कर चुके हैं। तो ये हर्ष का विषय है कि हमारी पढ़ाई जो किसी कारण से लेट शुरू हुई थी पर बिल्कुल सुचारू रूप से, गतिबद्ध रूप से चल रही है और आप कहीं पीछे नहीं है। जो सिलेबस वहाँ से तय किया गया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। इवन उससे आगे 14 तारीख तक हम और आगे इसके पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। सब अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं आपके साथ बराबर से सहयोग कर रही हूँ, आप भी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। कोरोना हो या कोई भी महामारी हो या कोई भी वैश्विक आपदा हो,